इस वेलकम टू सैल शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे PYQ क्वेश्चंस फॉर CSIR नेट एंड गेट एग्जामिनेशन। काफ़ी इजी क्वेश्चन है बट हैं प्रीवियस ईयर के और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन एन एक्सपेरिमेंट erythrocytes in RBCs containing epinephrine receptor but lacking adenylyl cyclase। आपसे पता होगा एपिनेफ्रिन के रिसेप्टर कौन से होते हैं? GPCR होते हैं। ओके, तो एपिनेफ्रिन के रिसेप्टर तो प्रेजेंट हैं बट एडेनाइल साइक्लेज नहीं है। ठीक है, उन आरबीसीज को फ्यूज करवाया गया ट्यूमर सेल्स के साथ, और ट्यूमर सेल्स में एडेनाइलेट साइक्लेज तो है बट एपिनेफ्रिन के रिसेप्टर नहीं है। तो क्या सिग्नलिंग होगी या नहीं होगी, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन, एपिनेफ्रिन रिसेप्टर एंड एड्रेनालेट साइक्लेज आर सेम मोलिक्यूल्स। तो ये तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि एड्रेनालेट साइक्लेज एंड एपिनेफ्रिन के जो रिसेप्टर होते हैं वो दोनों अलग अलग हैं। क्योंकि एपिनेफ्रिन रिसेप्टर क्या है? एपिनेफ्रिन रिसेप्टर तो एक GPCR है, और एड्रेनालेट साइक्लेज तो एक आपका ऐसा मोलिक्यूल जो साइक्लिक एएमपी को AMP को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है। तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड, receptors derived from one cell can establish the communication with adenylate cyclists derived from another cell। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है ये। उसके बाद थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट आपकी पढ़ सकता है, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब सेकंड स्टेटमेंट राइट क्यों है? इधर बोला कि रिसेप्टर ड्राइव फ्रॉम वन सेल, रिसेप्टर कहाँ से आ जाएगा? RBC से आ जाएगा। और एडेनाइट साइकिल कहाँ से आ जाएगा? वो आ जाएगा ट्यूमर सेल से। अब इन दोनों को हमने फ्यूज़ किया हुआ है तो कम्युनिकेशन हो जाएगी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर सिग्नलिंग। तो यहाँ से कौन सा एग्जाम्पल है जो GPCR का एग्जाम्पल है? ठीक है, तो पहला है रोडोप्सिन, दूसरा है प्लेटलेट्स ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, इंसुलिन रिसेप्टर, या नर्व ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आपसे पूछा इनमें से कौन सा रिसेप्टर GPCR है, इनमें से कौन सा रिसेप्टर आपका GPCR है? तो देखो, प्लेटलेट्स ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर के रिसेप्टर होते हैं RTK, आप सभी को पता होगा। इंसुलिन के रिसेप्टर भी RTK होते हैं, और नर्व ग्रोथ फैक्टर के जो रिसेप्टर होते हैं वो मे बी RTK हो सकते हैं, और मे बी वो आपके थ्रू अगर वो निकोटिनामाइड सिग्नलिंग कर रहे हैं तो वो आइनट्रोफिक होंगे। तो इधर हमारा ऑप्शन क्या पूछा गया है? GPCR कौन है? तो GPCR के लिए जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रोडोप्सिन। क्योंकि जो रोडोप्सिन होता है वो GPCR की सिग्नलिंग करता है। आप सभी को पता होगा, इसमें एक रोडोप्सिन होता है, एक ट्रांसड्यूसिन होता है। तो रोडोप्सिन आपका GPCR होता है, और जो आपका ट्रांसड्यूसिन होता है वो G प्रोटीन होती है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, GPCR एंड एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर। देखो, एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर होता है RTK, और GPCR तो आप सभी को पता होगा। तो GPCR एंड RTK रिस्पॉन्ड टू द एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल बाय एक्टिवेटिंग वन और मोर इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे विच इन टर्न एक्टिवेट द इफेक्टर प्रोटीन दैट अल्टर द बिहेवियर ऑफ सेल। काफ़ी इजी स्टेटमेंट है। अब पूछा है कि GPCR में कौन सी स्टेटमेंट सही है, GPCR की कौन सी स्टेटमेंट सही है? ठीक है, पहली स्टेटमेंट पढ़िए। GPCR activate trimeric G protein, GTP binding protein called G protein. These act as a molecular switches, transmit this signal onward for a short period before switching themselves off by hydrolyzing their bound GTP to GDP। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए स्टेटमेंट आपकी सही है। आगे बढ़िए। G alpha segment can directly regulate the ion channel। नो 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 नो, जी अल्फा प्रोटीन कभी भी डायरेक्टली रेगुलेट नहीं करती है आयन चैनल्स को। आयन चैनल्स को जी बीटा गामा जो होता है वो रेगुलेट करता है। तो ये तो गलत है। थर्ड स्टूडेंट पर ये गैस गैस नहीं सॉरी जी अल्फा एस डायरेक्टली एक्टिवेट दी एंजाइम ग्वाइनाइल साइक्लेज। क्या लिखा हुआ? ग्वाइनाइल साइक्लेज। और आप सभी को पता होगा, जब जी अल्फा एस एक्टिवेट होता है तो वो एडेनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, ना कि ग्वाइनाइल साइक्लेज को। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। अब फोर्थ पढ़िए आप। जी अल्फा क्यू है सॉरी जी अल्फा क्यू कैन एक्टिवेट द एंजाइम phospholipase C which generate the small messenger molecules inositol triphosphatase IP3 and DAG। ये पाथवे मैंने करवाया है, ये PLC बीटा पाथवे है। इस पाथवे में जी अल्फा क्यू प्रोटीन होती है वो एक्टिवेट करती है PLC बीटा को, PLC बीटा भी तोड़ता है आपको PP2 को, किसमें? IP3 और DAG में। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आपका कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है किसके रिगार्डिंग? आपको क्वेश्चन पढ़िए। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेकंड मैसेंजर्स एडेनोसिन 3,5 साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, यानी साइक्लिक एएमपी के बारे में कौन सी गलत स्टेटमेंट है? पहली स्टेटमेंट पढ़िए। इट एक्ट्स एज ए सेकंड मैसेंजर फॉर मेनी रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई गलती नहीं है।
इट एक्ट एज ए इंट्रासेलुलर सेकंड मैसेंजर इन न्यूरॉन्स, सही है, न्यूरॉन्स में एक्ट करता है सेकंड मैसेंजर। इट एक्टिवेट दिस स्पेसिफिक साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेसिस, यस, क्योंकि ये एक्टिवेट ही करता है आपका पी के ए को, प्रोटीन काइनेस ए को एक्टिवेट करता है, बिल्कुल ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट पढ़िए, लास्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि इट प्रोवाइड द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेल्स। एनर्जी कौन सा प्रोवाइड करता है? एटीपी, ना कि साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी कभी भी आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये तो हाइड्रोलाइज हो चुका है, एटीपी से साइक्लिक एएमपी बन चुका है, आपकी एनर्जी यूज हो चुकी है, तो ये तो कभी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये तो हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म है एटीपी की। एटीपी जो था वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन फोर्थ इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही आपकी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, चूज द करेक्ट सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन पाथवे। बिल्कुल सिंपल है, आपको बस एक स्टेप बताना है कि कैसे फॉलो होती है। तो इसमें एक आपको सबसे पहले मैं ऐसे एक कुछ साइक्लिंग बनाऊँ उसके बताता हूँ, आप समझाओगे। मान लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर एक क्या लगा हुआ है? जीपीसीआर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से सिग्नल आएगा, क्या आएगा? फर्स्ट मैसेंजर आएगा, यानी हार्मोन आएगा। ये आपका क्या है? जीपीसीआर है। इधर क्या लगी हुई है? जी प्रोटीन लगी हुई है। अदर आगे क्या लगा हुआ है? एड्रेनालाइट साइक्लेज लगा हुआ है। उसके बाद सिग्नलिंग आपकी रन हो रही है, ठीक है। ये फॉलो पूरा। अब पढ़ते हैं, पहला पढ़ो। पहला बोला कि हार्मोन आएगा, ठीक है। 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर, ओके। उसके बाद जी प्रोटीन एक्टिव होगी, ठीक है। उसके बाद साइक्लिक एमपी होगा, उसके बाद प्रोटीन काइनेज ए होगी। या पहले हार्मोन आएगा उसके बाद जी प्रोटीन, ये तो गलत हो गया। रिसेप्टर कहाँ गया भाई? हार्मोन आ गया, हार्मोन के बाद 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर आना था, ये तो गलत हो गया। थर्ड पर हार्मोन आएगा, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अगर जी प्रोटीन एक्टिवेट होगी वो भी ठीक है। प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होगा, नहीं 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 नहीं, पहले साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट होगा, गलत। नेक्स्ट हार्मोन आएगा, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन तक जाएगा, ठीक है। साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट हो जाएगा, नहीं, पहले जी प्रोटीन आएगी, ठीक है। तो स्टेटमेंट कहाँ बची आपकी? ऑप्शन नंबर 1, पहले हार्मोन आएगा, उसके बाद जीपीसीआर के साथ अटैच होगा, उसके बाद जी प्रोटीन एक्टिवेट होगी, उसके बाद साइक्लिक एएमपी बनेगा, साइक्लिक एएमपी से प्रोटीन काइनेज ए बनेगा, ओके, बिल्कुल सही स्टेटमेंट 1 आपकी। क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग करना आपको, बस मिस मैच, गलत स्टेटमेंट ढूंढनी है आपको, ठीक है। किसके साथ मिस मैच हो रहा है? ऑप्शन वन पढ़ो, डाई असाइल ग्लिसरॉल सिंथेसिस, यानी डैग। तो डैग के सिंथेसिस कौन करवाता है? मैंने ऊपर आपको बताया, फोस्फोलाइपेज ए, या फोस्फोलाइपेज अल्फा बोल सकते हो आप। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ओके, मिस मैच ढूंढ रहे हैं आपको ना, ठीक है। तो लास्ट से चलते हैं, इंक्रीज साइटोसोलिक कैल्शियम कंसंट्रेशन। अगर सेल में साइटोसोली में कैल्शियम कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है, इसका मतलब IP3 ने वो किया है, IP3 एक्टिवेट होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में IP3 के रिसेप्टर होते हैं, वहाँ से आपका कैल्शियम निकलता है, कैल्शियम कंसंट्रेशन बढ़ती है, बिल्कुल ठीक, सही है, बिल्कुल ये। अब जीटीपी हाइड्रोलिसिस रैस, रैस में जीटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है, बिल्कुल सही है ये भी। अब क्रेब फॉस्फोराइलेशन में प्रोटीन काइनेज ए का रोल है, बिल्कुल सही है। अब फर्स्ट पढ़ो आप, फर्स्ट गलत स्टेटमेंट है और यही मिसमैच है। क्यों? डाई साइल ग्लिसरॉल का सिंथेसिस फोस्फोलाइपेज ए थोड़ी करवाता है, नो नो, फोस्फोलाइपेज बीटा करवाता है, ठीक है। फोस्फोलाइपेज ए नहीं होगा इधर, इधर अगर लिखा होता फोस्फोलाइपेज बीटा या फोस्फोलाइपेज सी बीटा तो सही होना चाहिए, यहाँ लिखा फोस्फोलाइपेज ए फोस्फोलाइपेज ए नहीं करवाता डाई के सिंथेसिस, ओके। Question number 7th. Hormone that activate A receptor coupled to the GS stimulate the proliferation of the thyroid cells. How would we inhibitor of cyclic AMP phosphodiesterase affect the proliferation of these genes? बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं बोला है। इन्हें बोल रहा है कि मान लीजिए साइक्लिक एमपी फोस्फोडाइजेस्ट्रेज क्यों इनहिबिट कर दी जाए तो क्या होगा? कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहली, इनिबिशन ऑफ साइक्लिक एएमपी फोस्फोडाइजेस्ट्रेज, पहले आपको पता होना चाहिए साइक्लिक एएमपी फोस्फोडाइजेस्ट्रेज करता क्या है। तो साइक्लिक एएमपी फोस्फोडाइजेस्ट्रेज आपका साइक्लिक एएमपी को कन्वर्ट कर देता है एटीपी में, यानी साइक्लिक एएमपी को द्वारा एटीपी में या एएमपी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। बट साइक्लिक फॉर्म से हटा देगा, उससे साइक्लिक फॉर्म से उसको बाहर निकाल देगा। साइक्लिक एएमपी को या तो एटीपी में कन्वर्ट करेगा या तो एएमपी में कन्वर्ट करेगा, ये इसका फंक्शन है। अब इनहिबिशन हो जाएगा साइक्लिक एएमपी फोस्फोडाइजेस्टेज का, तो वुड रिजल्ट इन द डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ साइक्लिक एएमपी विच वुड इनहिबिट द सेल प्रोलिफरेशन। तो
अगर इसको फॉस्फोडाइजेस्टर्स को इनहिबिट कर दिया तो साइक्लिक एमपी घटेगा क्यों? क्योंकि साइक्लिक एमपी को कन्वर्ट करने वाला ही इनहिबिट हो चुका है, तो साइक्लिक एमपी क्यों कम होगा? तो ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ो, बहुत इजी स्टेटमेंट लिखी हुई है। इनहिबिशन ऑफ साइक्लिक एएमपी फॉस्फोडाइजेस्ट्रेज वुड रिजल्ट इन द एल्बिटल लेवल ऑफ साइक्लिक एएमपी विच वुड स्टिमुलेट सेल प्रोलिफरेशन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि देखो अगर साइक्लिक एएमपी फॉस्फोडाइजेस्ट्रेज हमारा इनहिबिट हो जाएगा, इसका मतलब वो इनहिबिट हो गया है, यानी सेल में साइक्लिक एएमपी की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है, और बढ़ चुकी है तो ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो, साइक्लिक एएमपी फॉस्फोडाइजेस्ट्रेज नॉट अफेक्ट साइक्लिक एएमपी। अफेक्ट तो करेगा। अब इनहिबिशन ऑफ साइक्लिक एमपी फॉस्फोडाइजेस्टर वुड रिजल्ट इन द एल्बिटर लेवल साइक्लिक जीएमपी। बात अगर फॉस्फोडाइजेस्टेज साइक्लिक एएमपी की हो रही है तो जीएमपी का तो कोई रोल ही नहीं है, ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8, स्पेसिफिसिटी एंड वर्सटिलिटी ऑफ जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर इज ड्यू टू द रिसेप्टर। इसमें सिंपल बोला है कि जीपीसीआर किसकी वजह से जीपीसीआर कहा जा रहा है, या जीपीसीआर की स्टेबिलिटी या स्पेसिफिसिटी हम बोल सकते हैं, या वर्सटिलिटी हो सकता है, वो किसकी वजह से है? रिसेप्टर की वजह से है? यस है। क्या वो जी प्रोटीन कपड़ की वजह से है? हाँ, जी प्रोटीन है तभी तो काम कर रहा है वो। ठीक है। क्या फाइनल इफेक्टर सिस्टम इसका एडेनाइड साइक्लेज होगा, या आयन चैनल्स होंगे, या फॉस्फोलाइपेसी होगा? यस, तीनों होंगे, यानी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। दैट्स ओके। बाकी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।